हम लोग कल खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे और हमने आपको बताया था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का समय 1290 एडी से लेकर 1296 एडी तक है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही जिसका वास्तविक नाम फिरोज खिलजी था, जलालुद्दीन के नाम से किलोखरी के महल में वह अपना राज्याभिषेक किया था 1290 एडी में और खिलजी वंश का स्थापना किया था। किलोखरी का महल जो था वो कैकूबाद ने ही बनाया था। किलोखरी का महल दिल्ली में है। यह सब सूचना मैं कल आपको दे चुका था। मैंने ये भी बताया था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों था। वह था अवध का सूबेदार था। अवध और करा जो इलाहाबाद के पास का क्षेत्र है उसका सूबेदार था। और वहीं पर वह बहुत सारे धन देव भिलसा जो मालवा में है 1299 एडी में लूट कर लाया था। फिर देवगिरी से 1294 एडी में लूट कर धन लाया था। तो अपने भतीजा और दामाद के सैन्य प्रतिभा से खुश होकर दिल्ली से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मिलने के लिए अलाउद्दीन खिलजी से जाता है मिलने के लिए मानिकपुर इलाहाबाद के पास ही एक जगह है। तो जैसे ही गंगा क्रॉस करके अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ मिलने के लिए अपने भतीजे से जाता है जलालुद्दीन, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उसका धोखा से हत्या कर दिया और उसने वहीं मानिकपुर में खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके और वहाँ से वो दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। यह घटना है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी, ये घटना है 1296 एडी का और वो मानिकपुर से दिल्ली आता है। मानिकपुर से कहाँ आता है? दिल्ली आता है। दिल्ली में लाल महल है। दिल्ली में क्या है? लाल महल। लाल महल बलबन बनाया था और इसी लाल महल में अलाउद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक करता है। अब अलाउद्दीन खिलजी के सामने शासक तो बन गया, लेकिन बहुत सारे लोग जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समर्थक थे वो अलाउद्दीन खिलजी के इस व्यवहार से काफ़ी नाखुश थे। तो इसने क्या किया, जो धन लूट कर देवगिरी और भिलसा इस सबसे धन लूटा था वो पानी की तरह इन तुर्की अमीरों को अपने पक्ष में करने के लिए मिलाया और रिश्वत देके धन जो लूट कर लाया था देवगिरी अभियान से, उस धन का उपयोग उसने तुर्की अमीरों को अपने पक्ष में मिलाने के लिए किया। दूसरा ये इंपॉर्टेंट था कि फिरोज खिलजी का एक बेटा था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक बेटा था अरकली खां। उसका नाम था अरकली खां। वो मुल्तान का सूबेदार था। अब नेचुरल बात है कि बेटा है तो बेटा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक वारिस तो वही था, उत्तराधिकारी। तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला काम यही था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बेटे अरकली खां को इसने मरवा दिया और मुल्तान को अपने कब्जा में कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद जलाली परिवार को इसने समाप्त कर दिया। जलाली परिवार का अर्थ हुआ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के परिवार को समाप्त कर दिया। साथ साथ इसने बलबनी परिवार को भी समाप्त कर दिया, क्योंकि दोनों परिवार कहीं ना कहीं इसके सत्ता को चुनौती दे सकते थे। तो उसने इस दोनों को समाप्त करवा दिया। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अली गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली गुरसास्प। और यह खलीफा की सत्ता को मान्यता दिया था। खलीफा का समझते ही होंगे, खलीफा की सत्ता को मान्यता दिया था। इसने क्या किया था? खलीफा की सत्ता को मान्यता दिया था और इसने एक उपाधि लिया था, खिलाफत उल मोमिन, खिलाफत उल यामनी, यामनी उन खिलाफत, यामनी उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन। अलाउद्दीन खिलजी सत्ता पर बैठते ही खलीफा की सत्ता को मान्यता दिया। इस्लामी जगत में खलीफा की मान्यता है, जो
भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों का प्रधान होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दिया और उपाधि लिया यामनी उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी का जो समय है वह है 1296 AD से 1320 AD तक। अलाउद्दीन खिलजी का जो समय है वो 1296 AD से 1320 AD तक, 1316 AD तक। कुल मिला के इसका शासनकाल 20 साल का शासन है। अगर खिलजी वंश का शासन 30 साल का है तो इसका शासन 20 साल का है। समझ सकते हैं कि खिलजी वंश पे कितना इंपॉर्टेंट साम्राज्य है। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत में अनोखा साम्राज्यवाद का युग शुरू हुआ। अनोखा साम्राज्यवाद का युग शुरू हुआ। पहला चीज, चूंकि यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार के गद्दी पर बैठा था, तो अभी भी कहीं ना कहीं तुर्क अमीर, जो चूंकि तुर्क अमीर काफ़ी शक्तिशाली थे, तो इसने क्या किया, 2-3 काम किया। तुर्क अमीर इसके विरुद्ध षड्यंत्र नहीं करे, इसके लिए इसने 2-3 काम किया। पहला काम क्या किया कि अगर ये लोग आपस में विवाह शादी करते हैं तो वह राजा की अनुमति से, सुल्तान की अनुमति से करेंगे। दूसरा है कि अगर समारोह करते हैं, दावत मतलब भोजन भात के जो होता है, समारोह नहीं होता है, समारोह करते हैं, तो इस पर इसने प्रतिबंध लगवा दिया कि तुर्की अमीर जो है षड्यंत्र करने के लिए समारोह नहीं करे, तो इस सम्मेलन नहीं करे, इस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। और शराब पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि शराब पी के ये लोग भागते हैं और षड्यंत्र करने लगते हैं सुल्तान के खिलाफ, तो ये सब चीज़ पर इसने बंद करवा दिया। क्या क्या करवाया, तो आपस में विवाह नहीं कर सकते, विवाह कीजिएगा तो सुल्तान को सूचना देना होगा। तुर्की अमीर जो है विभिन्न प्रकार का उत्सव मनाते थे, समारोह करते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे, इस पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसी समारोह में सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र होते थे। और तीसरा, शराब पी के ये लोग षड्यंत्र करते थे और इन तुर्की अमीरों के खिलाफ बरीद की नियुक्ति कर दी। तुर्की अमीर के खिलाफ इसने बरीद की नियुक्ति कर दी। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इस समय अगर आप देखिएगा कि सल्तनत की सीमा बहुत छोटी सीमा थी, बहुत ज़्यादा। जब बलबन मरा था, डेथ किया था, तो दिल्ली सल्तनत की सीमा आप कह सकते हैं कि दिल्ली और कुछ मध्य भारत और पूरब में बंगाल, बिहार स्वतंत्र हो गया था, अवध तक का क्षेत्र था। तो दिल्ली की सीमा काफ़ी छोटी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी सीमा को काफ़ी विस्तार दिया और सबसे पहले इसने जो है गुजरात का अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले कौन सा अभियान किया, तो गुजरात का अभियान किया। गुजरात का अभियान जो है, मान के चलिए कि 1298 AD में हुआ है। गुजरात का अभियान कब हुआ है, 1298 AD में हुआ है। और यहाँ का शासक था, बघेल शासक कर्णदेव था। कौन था, कर्णदेव था। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या, 2 इंपॉर्टेंट सेनानायक है, नुसरत खां और उल्लुग खां। ये 2 सेनानायक था, उल्लुग खां। इस दोनों को गुजरात जीतने के लिए भेजा। और क्यों भेजा होगा, गुजरात का क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं चर्चा कर चुका हूँ, यहाँ पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। चूँकि गुजरात का व्यापार, गुजरात से का व्यापार जो है उत्तर भारत के व्यापार से जुड़ा हुआ था, और गुजरात जो है वह पश्चिमी विश्व के साथ जुड़ा हुआ था व्यापार से। तो गुजरात व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो गुजरात का अभियान हुआ और गुजरात के अभियान में ही जो है भेजा गया था नुसरत खां और उल्लुग खां को। और इस समय जो शासक थे वह थे बघेल शासक कर्णदेव। बघेल शासक कर्णदेव जो है भाग जाते हैं देवगिरी के शासक के पास। कहाँ भाग जाते हैं, देवगिरी के पास, शासक के पास। गुजरात अभियान में इन लोगों ने सूरत को लूटा, कैम्बे को लूटा और सोमनाथ के मंदिर, सोमनाथ को लूटा। काफ़ी धन कमाया, काफ़ी धन लूटा यहाँ से। और ये धन लूट के इसी कैम्बे में, या खंबात, कैम्बे को खंबात की खाड़ी भी कहते हैं, इसी खंबात की खाड़ी में नुसरत खां को ने 1000 सोना दिनार में एक हिंदू हिजरा मलिक काफूर को खरीदा। बाद में, पहले हिंदू था और बाद में इसको मुसलमान बना दिया गया। ये हिजरा था,
1000 में खरीदा था। ये काफ़ी बाद में अलाउद्दीन खिलजी का विश्वस्त सेनानायक बनता है, मैं कहानी बताऊंगा। लेकिन बस अभी आप यही समझिए कि गुजरात अभियान में नुसरत खान ने 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था, जो हिंदू हिजरा था, और इसको अलाउद्दीन खिलजी को इसने सौंप दिया। यह हो गया गुजरात का अभियान 1298 ईस्वी में कंप्लीट हो गया। 1298 ईस्वी में गुजरात का जब अभियान किया तो उसके बाद आप देखिएगा रणथंभौर का अभियान हुआ। कौन सा अभियान हुआ? रणथंभौर का अभियान हुआ। रणथंभौर का अभियान क्यों हुआ? तो यहाँ पर हमीरदेव शासक थे। कौन थे? हमीरदेव शासक थे। कहानी यह है कि जब अलाउद्दीन की सेनाएं गुजरात से बहुत सारा धन लूट कर वापस दिल्ली की ओर आ रही थी, तो कुछ सैनिक क्या किए, जाकर रणथंभौर में जाकर छिप गए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जो सैनिक मेरा धन लूट के आपकी सीमा में लूट के ले गए हैं, उसको आप वापस मेरे पास भेजिए। लेकिन हमीरदेव इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। तो इसी रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन खिलजी इस अभियान को स्वयं करता है। किसी किसी किताब में मिलता है कि नुसरत खां और उल्लुग खां ने ही किया है, और किसी किसी किताब में मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया था। लेकिन यहाँ पर कोई टेंशन का बात नहीं है। आप ऐसा प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा कि इस अभियान का नेतृत्व कौन किया था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्रारंभिक परीक्षा में आप लोगों से। लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। तो रणथंभौर भी जीता जा चुका था। यह अभियान 1301 AD में हुआ। रणथंभौर का अभियान 1301 AD में हुआ। अब 1303 AD में चित्तौड़ का अभियान हुआ। 1303 AD में कौन सा अभियान हुआ? चित्तौड़ अभियान हुआ। हमीरदेव जो थे रणथंभौर के शासक, वो चौहान वंश के थे। मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी से पराजित होने के बाद जो अजमेर से ये लोग रणथंभौर चले गए थे, याद होगा आप लोगों को, मैंने क्लास में डिस्कस किया था। तो वही हमीरदेव उसी चौहान वंश के हैं। तो चित्तौड़ अभियान हुआ, और चित्तौड़ अभियान में जो शासक है वो राजा रतन सिंह है। कौन है? राजा रतन सिंह है। और इस अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया था। इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि था अमीर खुसरो, ये भी साथ में था। चित्तौड़ अभियान में ये भी साथ में गया था। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी किस अभियान में भाग लिया था, तो ये चित्तौड़ अभियान में ही भाग लिया था। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी को एक भाग्यवादी व्यक्ति कहता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी को एक भाग्यवादी व्यक्ति कहता है। और साथ साथ एक इतिहासकार और है इसामी भी अलाउद्दीन खिलजी को एक भाग्यवादी व्यक्ति कहता है। राजा रतन सिंह की एक पत्नी थी पद्मावती। पद्मावती नाम नहीं था, पद्मिनी नाम था। सॉरी, क्या नाम था? पद्मिनी। कहा जाता है कि पद्मिनी काफ़ी सुंदर थी, और वह जो है अलाउद्दीन खिलजी इसको पाना चाहता था। लेकिन अब यह तो फिर जो है कहानी है यह, और फिर राजा रतन सिंह की सहमति हुआ कि ठीक है, रानी पद्मावती राजभवन के प्रांगण में खड़ी हो जाएगी, आप उसको घोड़ा में एक ऐनक लगा रहेगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन ये सब एक कहानी है, ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। चित्तौड़ का अभियान जितना बहुत जरूरी था, क्योंकि राजपूताना का क्षेत्र था। और दूसरा ये जो एक कहानी है जो मैंने अभी बताया है, ये कहानी है 1540 AD में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पद्मावत नाम का एक ग्रंथ लिखा था, और वो एक सूफी काव्य है। कहीं ना कहीं वह अलौकिक प्रेम की बात करता है। वो मानसल प्रेम की बात नहीं करता है, लौकिक प्रेम की बात नहीं करता है। इस कहानी के पात्रों के द्वारा, चाहे वो पद्मिनी पात्र हो, उसमें अलाउद्दीन खिलजी हो, या सिंघल राजा जो हो, जो श्रीलंका के राजा हो, इन सब के थ्रू वह एक अलौकिक प्रेम की बात करता है। कोई मानसल प्रेम या लौकिक प्रेम की वो बात नहीं करता है। खैर, ये सब हो गया। तो 1303 में चित्तौड़ भी जीता जा चुका। चित्तौड़ जो है पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खां को गद्दी पर बैठा दिया। यहाँ का गद्दी किसको दे दिया? खिजर खां को। और चित्तौड़ का नाम रख दिया खिजराबाद। इस तरीके से चित्तौड़ भी 1303 में जीता जा चुका था।
अब 1305 ईस्वी में मालवा का बारी आया। 1305 ईस्वी में मालवा का बारी आया। मालवा का शासक था महलक देव। कौन शासक था? महलक देव। मालवा में भेजा गया एलन उल मुल्क को। एलन उल मुल्क मुल्तानी को अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ने के लिए भेजा और मालवा को जीत लिया गया। फिर एलन उल मुल्क मुल्तानी को वहाँ का गवर्नर बना दिया गया। मालवा में उस समय कौन शासक थे? तो महलक देव शासक थे और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक सेनानायक एलन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा था उसको दबाने के लिए, और फिर यह महलक देव को इसने पराजित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने खुश होकर एलन उल मुल्क मुल्तानी को मालवा का गवर्नर बना दिया। क्लियर? अब 1308 में सिवाना जो है, यहाँ के शासक थे शीतलक देव। और इसको भी लड़ने यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कमरुद्दीन को भेजा था। किसको भेजा था? कमरुद्दीन को भेजा था। और कमरुद्दीन ने शीतलदेव को पराजित कर दिया और सिवाना का गवर्नर कौन बना? कमरुद्दीन। 1311 AD में जालौर, जो कहरदेव यहाँ के शासक थे, उसको भी कमरुद्दीन ने पराजित किया और यहाँ का भी गवर्नर कमरुद्दीन को बना दिया गया। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत को जीत लिया। जैसे कि अब बूंदी जीत लिया, छोटे छोटे जो स्टेट थे राजपूताना के, उस सब स्टेट को जीत लिया। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का जो अब साम्राज्य की सीमा थी उत्तर भारत में, वह उत्तर भारत में, मध्य भारत में, पश्चिम भारत में, गुजरात, मुल्तान, ये सब जो है कहीं ना कहीं इसके कैप्चर में आ गया था। अब दक्षिण भारत की ओर अलाउद्दीन खिलजी का कदम बढ़ता। तो दक्षिण भारत हम पढ़ाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम मंगोल आक्रमण की चर्चा करना चाहते हैं। दक्षिण आक्रमण के पहले मैं चाहता हूँ कि मंगोल आक्रमण की मैं आपको चर्चा कर दूँ। देखिए, मंगोल जो थे 1298 AD में जो है आक्रमण किए थे, और उसी समय पहला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय कादर का हुआ था। पहला मंगोल आक्रमणकारी कौन था? कादर मंगोल आक्रमणकारी। उसके बाद सल्दी का हुआ तुरंत, और 1299 AD में कुतलू ख्वाजा का हुआ। ये 3 मंगोल आक्रमण तुरंत हुए, और ये तीनों मंगोल आक्रमण को सामना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही, आप कह सकते हैं कि सैनिक कुशलता का परिचय दिया। पहला मंगोल आक्रमण कादर, दूसरा सल्दी और तीसरा कुतलू ख्वाजा। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान में व्यस्त था, 1303 की बात है, चूंकि चित्तौड़ 1303 में जीता गया था, तो एक मंगोल आक्रमणकारी थे तरगी। क्या नाम था? तरगी क्या हुआ कि दिल्ली तक पहुंच गया। पहली बार हुआ कि कोई मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली तक पहुंच गया। तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान में था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान को छोड़ के बीच से वापस नहीं आया और अपने सेनानायक को कहा कि दिल्ली का तुम किलाबंदी करो और चारों तरफ खाई जो है बनवा दो, दिल्ली की चारों तरफ खाई बना दो। और इसी समय मंगोल आक्रमण के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनाया था। कौन सा किला बनाया था? सीरी का किला। याद रखिए, दिल्ली में आज भी है सीरी का किला। सीरी फोर्ट आज भी बहुत नामी है। कोई भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वो सीरी फोर्ट में ही होता है दिल्ली में। तो वहीं पर जो है सीरी का किला बनाया, और फिर तरगी को दिल्ली से वापस होना पड़ा। याद 1305 में फिर देखिएगा, 1305 और 7 के बीच में लगातार जो है मंगोल आक्रमणकारी हुए, जिसमें अली बेग आए, तरतर आए और सल्दी आए। ये 3 आक्रमणकारी हुआ, लेकिन सारे मंगोल आक्रमण को अलाउद्दीन खिलजी ने जो एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब उस आक्रमण को निष्फल कर दिया। मतलब एक भी मंगोल आक्रमणकारी को इस समय सामना नहीं हो सका।
जो मंगोल आक्रमणकारी से डर के दिल्ली सेनाएं डर जाती थी, अब यह उल्टा हो गया। अब दिल्ली सल्तनत की सेना को देख के मंगोल आक्रमणकारी डर जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। जो पहला जो मंगोल आक्रमणकारी का डर था, जो इल्तुतमिश के समय से लेके और लगातार जो है यह डर बना रहा दिल्ली सल्तनत के ऊपर, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणकारियों को इतना निष्फल कर दिया कि अब दिल्ली की सैनिकों को देखकर मंगोल आक्रमणकारी भाग जाते थे। इस बात को याद रखिएगा। अब आप इसके बाद कोई भी मंगोल आक्रमणकारी भयंकर आक्रमण भारत की ओर नहीं किया है। अब वो सारे जो है, और इसके पीछे कारण ये थे कि मंगोल साम्राज्य भी अब छिन्न भिन्न हो चुका था इस समय तक, और मंगोल सेनाएं भी कमजोर पड़ चुकी थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने भी सैनिक कुशलता का परिचय दिया। और ये सब अलाउद्दीन खिलजी इसलिए कर पाया, उत्तर भारत को इसलिए जीत पाया, या मंगोल आक्रमण का इसलिए सामना किया और उसको निष्फल किया। उसके पीछे अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी। याद रखिएगा, सबसे पहले अस्थायी सेना, जो केंद्र की एक अस्थायी सेना थी, वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरुआत किया। बलबन ने सैन्य विभाग की स्थापना तो किया, लेकिन अस्थायी सेना, केंद्रीय अस्थायी सेना की शुरुआत नहीं किया था। केंद्रीय अस्थायी सेना का शुरुआत करने वाला अलाउद्दीन खिलजी ही था। इसने जो है सेना में, पहले सेना को भूमि के रूप में वेतन मिलता था, इसने जो है नगद वेतन दिया। इसने सेना में जो सुधार किया, नगद वेतन दिया। तीसरा चीज, दाग एवं हुलिया की प्रथा शुरू कर दिया। दाग एवं हुलिया की प्रथा, दाग का अर्थ है कि घोड़ा को पहले अब दाग दिया जाता था। पहले था कि मान लिए अब सैनिक कोई भी घोड़ा लेके चले आते थे, कमजोर घोड़ा लेके चले आए युद्ध में, तो अब ऐसी नहीं बात थी। घोड़ा को दाग दिया जाता था कि आपको इसी घोड़ा को लेके युद्ध मैदान में लेके आना है। हुलिया, सैनिकों का हुलिया रखा जाने लगा। ये नहीं कि अब मैं सैनिक हूँ और अपने वृद्ध पिता को भेज दिया ये लड़ने के लिए, तो ये सब नहीं। अब आप सैनिक हैं, युवा हैं, तो आप ही को युद्ध मैदान में आना पड़ेगा। तो ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार किया, और इसी सैन्य सुधार के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत को भी जीता और मंगोल आक्रमण का सामना किया। और ये सैन्य सुधार जो है, ये रणथंभौर और चित्तौड़ विजय जब कर रहा था, तो उसी समय ये उसको लगा कि ये सब सुधार कर लेना चाहिए। तो रणथंभौर और चित्तौड़ विजय के अभियान के क्रम में ही इसने अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार किया, और इसी बल पर जो है इसने दक्षिण भारत को भी जीतेगा। लेकिन मैं दक्षिण भारत अभी नहीं पढ़ाऊंगा। अभी जो है थोड़ा सा एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी जब राजा बना तो उसकी दो इच्छा थी। एक इच्छा थी कि एक नया धर्म शुरू करूँ, और दूसरा इच्छा था कि मैं सिकंदर की तरह विश्व विजय करूं। दो उसका इच्छा था। तो उस समय इसका एक काजी था, अल्लाह उल मुल्क। अलाउद्दीन खिलजी का काजी का नाम था अल्लाह उल मुल्क। इसको याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है दिल्ली का काजी का क्या नाम था, अल्लाह उल मुल्क। तो इसने अल्लाह उल मुल्क ने कहा कि देखिए, एक धर्म तो चलाने का विचार आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यह काम जो है पैगंबर या खलीफा का होता है, तो यह काम आपका नहीं, आप सुल्तान हैं, तो यह काम आपका नहीं है। जहाँ तक विश्व विजेता की बात है, तो अभी तो आप भारत भी नहीं जीते हैं, तो विश्व जीतने की बात है आप छोड़ दीजिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर सिकंदर सानी शब्द का खुदवाया था, और अपने आप को द्वितीय सिकंदर भी घोषित किया था। तो यही है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि हम एक नया धर्म चलाएं और सिकंदर की तरह विश्व विजय करें। तो अल्लाह उल मुल्क जो काजी थे उस समय के, अलाउद्दीन खिलजी को मना किए कि धर्म चलाना, नया धर्म शुरुआत करना ये खलीफा का काम है या पैगंबर का काम है, ये राजा का काम नहीं है, सुल्तान का काम नहीं है। और विश्व विजेता बनने की बात सोच रहे हो, अभी तो तुम पूरा भारत भी नहीं जीते हो। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी को भी ये बात लगा कि अल्लाह उल मुल्क सही बात बोल रहे हैं, तो अपने विश्व विजय का अभियान छोड़ के पहले भारत विजय के ओर प्रवृत्त हुआ। इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। अब कल हम लोग दक्षिण भारत पढ़ेंगे, और फिर अलाउद्दीन खिलजी के और भी जो सुधार हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।